नमस्कार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हमारी ठीक बाईं तरफ बैठे हुए हैं डॉक्टर धीरेन्द्र त्रिपाठी जी। धीरेन्द्र त्रिपाठी जी रांची विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के प्राध्यापक हैं। उनके ठीक बाईं तरफ बैठे हुए हैं श्रीमान महेश पोद्दार जी। महेश पोद्दार जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, लंबे समय तक जुड़े रहे, राज्यसभा के आप सदस्य भी रहे हैं। आप दोनों विशेषज्ञों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धीरेन्द्र जी, आपसे ही शुरू करते हैं जी। नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, राजनीतिक व्यक्तित्व है, वो बेहद आकर्षक है और बेहद गहराई का व्यक्तित्व है। तो क्या लगता है कि ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कितना प्रभावशाली है? देखिए गौतम जी, किसी को नेता बनने की जो परिस्थितियां होती हैं, दो स्तर पे हम लोग नेताओं को परीक्षण करते हैं या देखने का प्रयास करते हैं जी। एक तो हर व्यक्ति में एक उसकी अपनी निहित क्षमता है एक लीडरशिप की, और सब में मैन टू मैन ये वेरी करती है। और कुछ परिस्थितियां होती हैं जो व्यक्तियों को नेतृत्व की क्षमता दे देती हैं, विकसित कर देती हैं उनके व्यक्तित्व में जी। तो यदि मोदी जी को स्पेशली आप देखिएगा, एक सुखद संयोग भी है। मैं सबसे पहले आपके मन से एक शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि अभी जस्ट हम लोग कल ही उनका जन्मदिन भी मनाया और उन्होंने अपना 75वां जन्मदिन मनाया। और हमारे देश के लिए भी एक सुखद संयोग है कि हम लोग अपने देश का भी गणतंत्र का 75वां वर्ष 26 जनवरी को मनाए, और दोनों कमोबेश पैरेलल ही चल रहे हैं। और मोदी जी ने अपने पिछले दिनों से राजनीति के तहत जो शुरुआती दिनों से ही जो योगदान दिया है, इतना लंबी एक लकीर खींच दी है कि उनको देखने समझने के लिए बड़ा मतलब सूक्ष्मता के साथ देखने पे ही पता चलेगा कि उनका नेतृत्व विकसित कैसे होता है। तो मैं कह रहा था कि 1950 के आसपास उनका भी जन्म होता है, और दौर जब आदमी युवा हो रहा होता है तो भारत के लिए भी एक स्पेशल परिस्थितियां थी। आप देखेंगे कि शुरू से ही उनके यदि बैकग्राउंड्स को देखिए, उनके ऊपर आज की तारीख में तो कई फिल्में और बहुत सी किताबें, बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं जी। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें हमें लगता है कि 1975 माना जा रहा था कि उस समय आपातकाल लगा, और भारतीय लोकतंत्र को पहली बार ये महसूस करने का मौका लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने लोकतंत्र को खो देंगे, कोई हरण और कर लेगा। उसमें मोदी जी उस समय 25 साल के आसपास रहे होंगे और उनको लगा होगा कि भाई हम कैसे काम करें। तो शुरुआत हम देखें यदि पॉलिटिकली उनको, तो वहीं से उन्होंने शुरुआत करी। पहले वो गुजरात से ज़्यादा अटैच थे, वहाँ पैदा पले बढ़े और पढ़ाई लिखाई अपनी करी थी, तो उन्होंने वहीं शुरुआत की। और उनका जो व्यक्तित्व था आज की तारीख में बड़ा स्पेशल व्यक्तित्व था। यदि उनको आप देखें, उनके बैकग्राउंड को देखें कि शुरू में ही उनकी इच्छा आध्यात्म की ओर ज़्यादा थी। तो जैसा अक्सर कहा जाता था महात्मा गांधी के लिए कि ये संतों में राजनीतिज्ञ थे और राजनीतिज्ञों में संत हैं, तो अभी मैंने एक राइटअप लिखा, उसमें मैंने कहा कि सिमिलर यदि मोदी जी को कहा जाए कि वो राजनीतिज्ञों में राजनीतिज्ञ और संतों में संत हैं। जिस तरीके की उनकी जीवनचर्या है, जीवन शैली है, जिस तरीके से देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में उनकी सोच है, और उनको एक लंबा स्पैन भी मिला अपनी सोच को कार्य रूप में परिणत करने का, जिसको हम लोग आज की राजनीति में स्पष्ट रूप से देखते हैं। पोद्दार साहब, जब मोदी जी का जो मतलब इनिशियल स्टेज का जो राजनीतिक चरित्र रहा है, राजनीतिक व्यक्तित्व रहा है, वो भी कोई बहुत कमज़ोर नहीं था, वो भी बहुत शार्प और बहुत ही व्यापक क्षितिज पर उनका दिखता है। जैसे वो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आपातकाल हो, उस समय में भी उन्होंने बड़ा ही सुदृढ़ता के साथ कार्य किया। फिर इसके बाद कई आंदोलन हुए इस देश में, उसमें भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, और उस आंदोलन के बाद जब वो राजनीतिक क्षितिज पर आते हैं, वहाँ भी उनका एक व्यापक व्यक्तित्व दिखता है। देखिए, आपने पहले जो बात कही व्यक्तित्व की जी, तो उस व्यक्तित्व का एक पहलू है शारीरिक, चूँकि कल वो 75 वर्ष के हुए हैं जी, और उन्हें बहुत बधाई आपके माध्यम से देना चाहूँगा। तो 75 वर्ष की उम्र में आदमी उम्मीद की जाती है कि थक जाता है। जी जी, बिल्कुल। लेकिन हमने बहुत करीब से देखा है कि उनकी ऊर्जा कम नहीं हो रही है, बल्कि मुझे तो लगता है कि उनकी बढ़ रही है। बढ़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पीछे
ये अचानक नहीं हुआ है या कोई दवाई खाने से या कोई टॉनिक खाने से नहीं हुआ है। इसके पीछे मुझे लगता है कि बहुत परिश्रम है, बहुत त्याग है, बहुत संयम है, और सबसे बड़ी चीज़ है एक दृढ़ शक्ति कि मुझे स्वस्थ रहना है, 24 घंटों 365 दिन साल के देश की सेवा में लगे रहना है। मैंने उनके एक मित्र से पूछा था जी कि आखिर ये इनके मित्र दोस्त किसके साथ एक गप्पे मारते होंगे, किसके साथ हाँ, हर व्यक्ति का मजाक अपना करते दोस्त होंगे, होता है जी। कुछ जानकारी शेयर करते होंगे। प्राय लोग परिवार वालों के साथ में, दोस्तों के साथ करते हैं। उन्होंने, उनके बहुत पुराने साथी हैं, उन्होंने बताया कि रात को जब वो खाना खाते हैं उस समय भी उनके एक साथी हैं जो दिन भर की दुनिया की खबर वो जो खाना खाते रहते हैं उस समय उनको ब्रीफ करते हैं। यानी उस समय भी वो अकेले नहीं हैं, उस समय भी अपनी बुद्धि उनकी चल रही है, उनका काम चल रहा होता है। तो ये सारी बातें एक उनके व्यक्तित्व का एक पहलू है। और उनकी दिनचर्या तो बहुत सारे टीवी में भी आई हुई है, बहुत सारे लोगों ने किताबों में भी पढ़ा है, और हमने स्वयं भी देखा है कि क्या खाना, कितना खाना, उतना ही खाना, और एक सरलता से सबके साथ में व्यवहार करना इतनी परेशानियों के बावजूद। तो ये एक उनका व्यक्तित्व और चेहरे पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, दबाव नहीं, तनाव जी, बिल्कुल, नहीं, कोई तनाव नहीं, और बहुत सुयोजित कार्य पद्धति से काम करना। ये अपने शरीर के बारे में भी, अपने कार्य के बारे में भी उनकी एक व्यक्तित्व का एक विशेष पहलू है। दूसरा, आपने कहा कि उनके नेता बनने की हाँ, कहानी, राजनीतिक जो क्षितिज पर जो उन्होंने जी। व्याप है उनका, तो देखिए, साधारण मनुष्य भी यदि किसी संगठन में किसी विचारधारा के साथ जुड़ जाता है जी, तो मैं तो ये कहूँगा कि वो बहुत कम उम्र में आरएसएस की विचारधारा से जुड़े जी बिल्कुल, और उसके स्वयंसेवक बने। तो उसने उनके जीवन में एक बहुत सारा बदलाव लाया, जो कि उनकी आपातकाल की चर्चा आपने की, उस समय के भी उनके कार्यकाल, उनको जो जिम्मेवारी दी गई उसको कार्य करने की संस्कृति, उनका चरित्र, इन सारी चीज़ों का निर्माण वहाँ से हुआ। तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति तो साधारण ही थे, कोई असाधारण व्यक्ति मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन जो परिस्थितियाँ आप कह सकते हैं तो उन परिस्थितियों में मानता हूँ कि उस संगठन के साथ में जुड़ना और उस संगठन की विश्वास, आस्थाओं, नीतियों पे विश्वास करना, उसके अनुरूप आचरण 100% करना, ये उनके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो आगे आकर के उनके राजनीतिक चरित्र को भी उजागर किया है। अभी जो चर्चा डॉक्टर साहब हम लोग कर रहे हैं, अमृतकाल भी हम लोग, इन्होंने खुद, मोदी जी ने इस विषय, ये शब्द गढ़ा और उस शब्द पर काम करना भी उन्होंने शुरू किया है। तो अमृतकाल का मतलब जो सामान्य अर्थों में लिया जाता है कि भाई जो मर नहीं सकता हो, जो अमृत हो, मतलब जो अमृत पी कर के आया हो। तो जो अमृतकाल अभी चल रहा है, विगत 3 वर्षों से चल रहा है, तो इसको गढ़ना और फिर इसको लोगों तक पहुंचा देना, ये एक बड़ी बात है। मतलब है तो ऊपर की चीज़ें, बिल्कुल काल्पनिक चीज़ें हैं, लेकिन वो ज़मीन पर होते हुए दिख रहा है। देखिए गौतम जी, अमृतकाल की जो संकल्पना है, उससे पहले इसकी शुरुआत 2018 वगैरह में अरुण जेटली साहब ने करी थी। उनकी संकल्पना थी नए भारत की, और ऑब्वियस से था कि जो पिछली राजनीति थी, इसका एक राजनीतिक स्पेक्ट्रम भी है कि पिछली राजनीति से इतर अपने आप को स्थापित करने के लिए बीजेपी भी प्रयास कर रही थी। 5 साल का कार्यकाल उन लोगों ने पार कर लिया था, और अमृतकाल के टेन्योर को हम लोग प्लेटिनम जुबली के तौर पे देखते हैं कि 75 साल किसी देश के लिए, किसी समाज के लिए, किसी राष्ट्र के लिए बहुत होते हैं, बहुत होता है। और अगले 25 सालों में हम लोग ऐसा कार्य करें कि भारत को पुनः जो है, हमारी जो पुरातन संस्कृति रही है, और जैसा हमारे पुदा साहब भी बता रहे थे कि संघ का जो बैकग्राउंड था कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना, जो शुरू से ही उनके प्रकल्प तरह तरह के चलते रहे, और मोदी जी पे स्पेशली उन प्रकल्पों का जो खुद ही इन्वॉल्व थे और पूर्णकालिक के तौर पे उन्होंने काम किया संघ में, और फिर संघ से राजनीति में आए। राजनीति में गुजरात के जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने, एक अच्छा समय वाकया बताना चाहूँ कि उनको उस समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बुला के कहा था
कि केशुभाई पटेल को उन्होंने ही वहाँ संगठन महामंत्री रहते हुए, मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री बनवाया था। मुख्यमंत्री बनवाया था, बिल्कुल तो ठीक इनको बात। जब 2001 के आसपास जो प्रेशर क्रिएट हो रहे थे, भुज वगैरह में भूकंप वगैरह आ गया था, गुजरात की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने विकल्प दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि भाई आप वहाँ उप मुख्यमंत्री बन जाओ। तो नेतृत्व की जो कुशलता उनमें कूट कूट के भरी, उन्होंने साफ साफ कहा कि यदि मैं बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, उप मुख्यमंत्री बन के क्या करूंगा और मेरे कितने निर्णय वहां होंगे, कि अपनी सोच को कैसे साकार किया जाता है। यदि इस पर कोई अकादमिक शोध हो, एक अकादमिक रिसर्च हो, तो हमें लगता है कि आज की तारीख में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साबित होंगे। और वो अमृत काल जो अभी उनके खुद के जीवन का भी अंतरिम काल, मतलब अमृत काल शुरू हो रहा है, हमारे देश का भी शुरू हो रहा है, तो अब हम भारतीयों पे या राजनीति में जो लोग ज़्यादा सशक्त हैं उनके ऊपर महती जिम्मेदारी है कि अगले टाइम में अपने देश के सपनों के साथ साथ अपने इस कामयाब और कर्मयोगी प्रधानमंत्री के सपनों को भी साकार करने का प्रयास करें। पोद्दार साहब, हम चीफ मिनिस्टर का जो कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का देखते हैं, उसको आप किस रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं? मेरा सौभाग्य है कि 2009 में जब वो मुख्यमंत्री थे जी, तो झारखंड चुनाव में आए थे और पूरे दिन भर मैं उनके साथ था, अकेले हेलीकॉप्टर में। तो बहुत सारी बातें हुई उस समय, और मैंने देखा उस समय, महसूस किया कि हर चीज़ को वो बहुत सूक्ष्मता से जानना बहुत चाहते थे, बारीकी से। ये तो उनके व्यक्तित्व में झलकता है ये। जी। हम लोग बेरमो में चुनावी सभा में जा रहे थे, तो एक कोल माइन के ऊपर से उड़े, तो वहाँ पे जो ओपन कास्ट माइन थी, तो उनको देख के लगा कि ये कुछ अलग चीज़ दिख रही है। तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को फिर से बोला चलो इस बार नीचे से लेके चलते हैं। फिर उन्होंने समझा कि ये कोल माइनिंग हो रही है, किस तरह से ओपन कास्ट माइनिंग होती है, क्योंकि उनके दिमाग में उस समय तक जो नॉर्मल माइनिंग होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग, वो उसकी पिक्चर उनके दिमाग में थी, लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में उनको स्पष्ट नहीं थी। इसके अलावा और भी बहुत, लेकिन उस समय भी उनका एक मानवीय पहलू आपको बताता हूँ। जब हम लोग रांची एयरपोर्ट पे आए शाम को, उनको गुजरात जाना था, अचानक उन्होंने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाया जी, और बोला कि तुम्हारा तो घर रांची में है। उसने कहा हाँ सर, मेरा रांची में है। वो कोई IPS ऑफिसर थे। तो बोले जब घर आ ही गए हो तो क्यों नहीं तुम 2-4 दिन अपने परिवार वालों के साथ में मिल करके फिर आओ। और उन्होंने उनका सामान प्लेन से उतरवा दिया और फिर बोला तुम 4-5 दिन परिवार के साथ बिता करके आना। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन अपने किसी सहयोगी के लिए इतनी बात याद रखना, उसके बाद में इस तरह से रिएक्ट करना एक मुख्यमंत्री के द्वारा, तो ये उस समय था। तो ये मैं मानता हूँ कि सरलता उस समय भी उनके साथ थी और सरलता प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनके साथ है। हम लोगों को कई बार अवसर मिला उनके साथ में बात करने का, और हर समय वो बहुत खुल के, बहुत इनकरेज करते थे कि आप लोग साधारण तरीके से बात कीजिए, खुल के बात कीजिए, और छोटी छोटी बात भी आप बताने में संकोच मत कीजिए। और छोटी छोटी बात वो भी हमारे लिए जमा करके रखते थे बताने के लिए। तो ये एक उनकी कार्यशैली रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये मैं कह सकता हूँ कि उनके व्यक्तित्व का जो विकास हुआ है, उसके पीछे जो उनका अनुभव और लोगों के प्रति प्यार और उनके प्रति उनका कमिटमेंट, वो उनके पीछे ड्राइविंग फोर्स है। एक और मुझे लगता है कि निर्णय लेने की क्षमता भी काफ़ी मजबूत है इनमें। देखिए, पॉलिटिकल निर्णय उनके कार्यकाल में यदि आप देखें तो आज तक वो बहुत होशियारी से और बहुत सक्षमता से वो निर्णय ले रहे हैं। अभी जब देश के समय चुनाव था, उस समय भी उन्होंने आर्थिक सुधार के लिए कुछ बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि सब लोग पार्टी के अंदर में आशंकित थे कि इसका चुनाव पे क्या प्रभाव, लेकिन उनके सामने देश प्रथम था, पार्टी नेक्स्ट था। अभी जब हम लोग अमृत काल की बात कर रहे हैं जी, तो अमृत काल के साथ साथ हमें उस विष को भी याद करना चाहिए जी। और अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं तो महादेव का पुजारी हूँ और विष पान करना मेरी नियति है जी। तो अमृत जब है तो विष भी, और पिछले 3 साल में आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, हम पूरा देश देख रहा है कि उनको किस तरह से अपमान झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो विचलित नहीं है, और वो सारे के सारे विष पी रहे हैं। और यही उनकी खूबी है कि उनको विचलित आप कर नहीं सकते, अपने रास्ते से उनको भटका नहीं सकते।
उन्होंने जो काम निर्णय किया है विकसित भारत का, वो सही है कि देश में आज मेरी भी 75 वर्ष की उम्र हो गई, तो 50 वर्ष भी हुआ था। उस समय भी किसी सरकार ने कोई लक्ष्य नहीं रखा था कि हम ये लक्ष्य रखेंगे। और आज वो 2014 की बात करता हूँ, 14 में उन्होंने जहाँ एक तरफ टॉयलेट की बात करी, हाँ, लक्ष्य रखा, वहीं उसको उन्होंने पूरा किया। बुलेट ट्रेन की भी बात करी। साथ ही साथ दोनों में एक्सट्रीम है। यहाँ एकदम जमीन पे जमीनी व्यक्ति के लिए है, और वहाँ एक विकसित भारत के लिए हाई-फाई है। लोग। दोनों चीज़ों पे उन्होंने साथ में काम चालू किया। ये उनका एक डायमेंशनल जो अप्रोच है, मल्टी डायमेंशनल, कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, जो ज़रूरी है वो करेंगे, जो प्राथमिकता में उसको करेंगे। देश में कभी किसी ने सोचा नहीं कि रांची से 10 किलोमीटर दूर में बिजली नहीं थी 2014 के पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें बदलाव है, और इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ जो उनका एक नारा था, नारा तो नहीं कहूँगा मैं, मेरे को लगता है कि वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और सबका विश्वास तो बाद में आया है, लेकिन जब विकास की बात आप देखें, सबको, हाँ, ये नहीं कि हम 1 लाख लोगों को घर देंगे, 2 लाख लोगों को घर देंगे, 1 लाख लोगों में पानी देंगे, सबको पानी देंगे। हाँ, सबको पानी जिससे देंगे। कोई छूटे ना। बिल्कुल, कोई ये नहीं बोल सकता है कि साहब इस मोहल्ले में छूट गया, उस मोहल्ले में छूट गया। उसमें कोई राजनीति नहीं है, चाहे कोई भी हो, हमारा वोटर हो नहीं हो, हम सबको देंगे। तो ये एक सबके साथ सबको करने का जो है, क्योंकि ये तय है कि जब तक सब लोगों को विकसित नहीं होंगे तब तक देश विकसित नहीं होगा। सामूहिकता तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कुछ नीतियों की बात करते हैं जो हमारे देश के लिए माइलस्टोन साबित हुआ है, उन नीतियों में हम जनधन योजना को ले सकते हैं, जीएसटी को ले सकते हैं, डीमोनेटाइजेशन को ले सकते हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि देश में बड़ा परिवर्तन आया है। नहीं, निसंदेह जो नीतियाँ 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई, यदि आप उसको कैटेगरी वाइज हम लोग देखें तो कुछ सामाजिक स्तर पे, कुछ आर्थिक स्तर पे, कुछ राजनीतिक स्तर पे भी, वो निसंदेह इतनी असरदार रही कि पूरे समाज को बदली। बल्कि आज की तारीख में जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं, इन अपने स्पेशल अपने सब्जेक्ट के तौर पे भी देखें तो मोदी जी को पीपुल्स प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। अभी सर बताएंगे 2014 में कुछ तकनीकों ने भी उनका साथ दिया है कि इतना अच्छे से लोगों के साथ अपने आप को बनाए रखने का काम वो जो करते हैं वो लाजवाब है। जो मन की बात में हम लोग देखते हैं, लगभग उसके फिर अडॉप्ट भी तो करना, उन तकनीकों का प्रयोग करके कि आप डायरेक्टली एक प्राइम मिनिस्टर के लिए मैन टू मैन मिलना संभव नहीं है, लेकिन ये तकनीकें उनको देती हैं कि एक साथ करोड़ों लोगों के साथ एक प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट कर पाता है। और दूसरी जगहों पे ये संभावना नहीं, और भी तो कंट्रीज हैं वहां ये नहीं हो पा रहा है। तो ये उनके विजन का बाई प्रोडक्ट है कि इतनी आसानी से लोगों के बीच एक्सेस करना, कि अपने मन की बात में हमें लगता है कि 124 शायद 123-24 हो चुके हैं एपिसोड उसके, और 2014 से रेगुलर उन्होंने किया। और उसमें यही नहीं, उन्होंने कुछ तो पहले, मतलब आज की तारीख में तो उनको कहिए कि कुछ चीज़ों के प्रमोटर हो गए हैं कि जिसका उन्होंने चर्चा कर लिया, अभी बिहार के मखाने का हो या कहिए ब्रांड एम्बेसडर टाइप हमारे लोकल प्रोडक्ट को लेके, मेक इन इंडिया को लेके। नहीं, उन्होंने एक नारा भी है ना, लोकल फॉर वोकल, ऐसा करके कुछ। लेकिन उनके मार्फत से उनका मतलब एक इतना असर पड़ता है। और जो आप कह रहे हैं कि सामाजिक स्तर पे, अभी सर ने कहा कि जो हमारी माताओं बहनों के लिए स्पेशली बहुत प्रॉब्लमेटिक होता था, खुले में तो सबके लिए नुकसानदेह था, लेकिन उन लोगों के लिए तो ये बात सोच के और क्रांति के तौर पे, मतलब वो क्रांतिकारी परिवर्तन था कि आप 2-4 सालों में इतने लोगों के लिए वो व्यवस्था कर दें। उसका ऑडिट का पार्ट दूसरा है, लेकिन उन्होंने ये विजन रखा कि हमारी माताओं बहनों को तरह तरह के स्लोगन बनाए गए, और फिर नीचे की सरकारों ने उसमें काफ़ी काम किया कि सबके लिए शौचालय वगैरह की उपलब्धता हो, हमारी माँ बहनों की प्रतिष्ठा बने। जातीय स्तर पे जो भेदभाव है या धार्मिक स्तर के मतभेद, उन्होंने जो कहा भी कि सबका साथ सबका विकास, और जो समाजवादी नारे देने वाले लोग थे उनके इतर जाके इससे बड़ा समाजवादी व्यक्तित्व तो हो ही नहीं सकता जिसमें कोई वंचित रहेगा ही नहीं। और कोई ऐसी पॉलिसी सामाजिक, जो आप नाम गिना रहे थे कि डिजिटल भारत के साथ साथ, एक तो जो डिजिटल भारत था तकनीकों ने साथ दिया, उसके साथ इंक्लूजन जितना बड़ा कर पाया इनके दौर में या इनके विजन से लोगों ने, वो कभी भारत में हुआ नहीं था। बड़े बड़े नारे समाजवादी देने के बावजूद भी लोग समाजवादी नहीं रहे। आज आप आयुष्मान भारत के साथ देख लें कि उसमें यह नहीं है कि आप किसी कास्ट को, किसी क्रीड को, किसी रिलीजन को, किसी रीजन को आप बाइफरकेट करके हटा सकते हैं।
सब लोग उससे बेनिफिटेड हैं। इसीलिए उनका ये वाइबल भी बन पाया नारा कि भाई सबका साथ सबका विकास, और बाद में हम लोगों ने उसको जोड़ा कि सबका विश्वास। इवन जो सोशल लेवल पे हम लोग देखते हैं कि स्पेशली मुस्लिम वीमेन के लिए 3 तलाक को लेके ही कितना था कि भाई वो पर्टिकुलर पार्टी उन कम्युनिटी में एंट्री करे ना करे, लेकिन उन्होंने कि नहीं, ये सोसाइटी का मसला है और इसको बड़े पैमाने पे लाया गया। और भी मसले हम लोग देखते हैं जो सामाजिक स्तर पे उन्होंने एनआरसी और सीआई अमेंडमेंट, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के तहत लाया था। कुछ इकोनॉमिक लेवल पे आप खुद ही बता रहे हैं कि जीएसटी के लेवल पे काम हुआ, नोटबंदी को लेके कि इतनी बड़ी हिम्मत जुटाना कि देश में कहीं क्रांति न हो जाए, विद्रोह न हो जाए, लेकिन हमें यदि अपने सही ऑब्जेक्टिव से ले, ये काम उनको गुजरात से भी दिखा था कि गुजरात में जो 2001 से लेके वो 14 तक रहे और वहाँ उन्होंने काम किया था, उसका उनको एक्सपीरियंस था। गुजरात के तत्कालीन करप्शन को कंट्रोल करने में मोदी जी का बड़ा मेजर रोल था। बहुत मेजर। तो वो इम्प्लीमेंटेशन, अब भारत का तो चरित्र गुजरात से बहुत अलग है, लेकिन एक कहिए कि डेवलपमेंट के आइकन बन के वहां से आए, और गुजरात मॉडल और ये सब चीजें उन्होंने जो 10-12 साल का उनको वहां टाइम मिला, उसमें प्रूफ करने में वो बड़े सफल रहे। और गुजरात को भी उन्होंने बहुत बदला, चाहे वो पानी के लेवल पे हो, चाहे कम्युनिकेशन के लेवल पे हो, या फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके हो। वो इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन चीज़ों को लेके एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जैसे होता है पहले का एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का अपना तरीका, हम लोग बताते भी हैं, ब्यूरोक्रेसी अपने सवारों को पहचान लेती है कि हमारे ऊपर जो घुड़सवारी करने वाला है वो किस टाइप का है। तो मोदी जी के बारे में ब्यूरोक्रेसी को भी पता था कि वो एक स्ट्रिक्ट घुड़सवार हैं और आने के बाद उनके मिशन और उनके विजन को हमें कहीं ना कहीं धरातल पे उतारना है। तो वो लोग भी भिड़ के काम कर रहे हैं और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हमको अपने देश में देखने को मिला कि इतने जो चैलेंजेस थे, कोविड वगैरह का जो चैलेंज हम लोगों ने झेला, कि विदेशों में आप देखिए क्या हंस रहा चाइना का, क्या हंस रहा इटली का, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में अमेरिका वगैरह में क्या हंस रहा, किस तरीके से टफ डिसीजन लेके पहले तो लॉकडाउन करना, फिर उतनी कठोरता से सबका वैक्सीनेशन करना। मतलब पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने कितने कम टाइम में मोर देन 71 करोड़ लोगों का जो है वैक्सीनेशन कराया। अच्छा पोद्दार साहब, डिसीजन मेकिंग की जो बात अगर करते हैं मोदी जी का, तो कोई भी किसी भी चीज़ पर वो ये नहीं, जैसे आपने पहले भी कहा है, ये नहीं देखते हैं कि हमारी पार्टी का क्या होगा या हमारा व्यक्तिगत क्या होगा। वो देश, नेशन, राष्ट्र को सबसे पहले वो रखते हैं अपने नज़र में और इसके आधार पर निर्णय लेते हैं। देखिए, व्यक्तिगत तो उनका कुछ है ही नहीं सिवाय एक जी, और वो है उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा यदि कोई है तो वो है कि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना चाहते हैं। यही उनका स्वार्थ भी कह सकते हैं और यही उनकी महत्वाकांक्षा। ये तो बड़ी सकारात्मक चीज है ना। सकारात्मक, और एक देश के नेता को ऐसी बड़ी सोच होनी भी चाहिए। जी बिल्कुल। जब तक वो दृढ़ निश्चय के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, उसके बाद में आप देखें कि उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप उनसे, उनके जीवन से अलग हो गई। जैसा मैंने आपको बताया, अभी चर्चा में है उनकी माँ को जोड़ करके लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री जिसने अपनी माँ को अभावों में जीते हुए देखा है और उस महल में रह रहा है, वो भी एक संत की भांति, जहाँ उसकी माँ पूरे उसके कार्यकाल में मुश्किल से 2 दिन आके रही है। जिस दिन वो उनकी मौत हुई है वो गए हैं, उनका अंतिम संस्कार किया, दूसरे दिन वो अपने काम में लग गए। तो देखिए, ये सब आपने कहा ना कि ये नेताओं में संत हैं, प्रोफेसर साहब ने कहा, बिल्कुल कहा, तो वो गलत नहीं कहा। ये जो प्रवृत्ति उनकी व्यक्तिगत है, अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाला और बहुत चीज़ों से परहेज़ किया, अपने आप को दूर रखा। दूसरे तरफ में सार्वजनिक जीवन में उनका चरित्र एक उदाहरण बनता है कि कभी उनके पास में कितना समय है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो सैकड़ों लोगों से रोज़ मिलते हैं और उनकी ऑफिस भी कितने एफिशिएंट हैं ये भी मैं आपको कह नहीं सकता हूँ कि सबके बारे में जानकारी और छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी प्रधानमंत्री जी को होती है और सुनते सबको है बहुत पेशेंटली, फिर वो निर्णय लेते हैं और वो निर्णय लेते हैं तो वो सबकी सुन करके निर्णय लेते हैं और उस पे निर्णय पे वो टिकते हैं जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति। जब मुझे याद है अपने झारखंड के ही एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे जो आधार का काम देख रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि जब ये सरकार आई थी 2014 में तो उन्हें
कुछ ऐसा लग रहा था कि भाजपा आधार के पक्ष में नहीं है, तो उनको लगता था शायद ये बंद हो जाएगी। उन्हें मौका मिला मोदी जी को बताने का, और उनको आधे घंटे का समय मिला था। नंदन नीलकेनी जी और ये दोनों रामसेवक शर्मा जी, इन दोनों ने प्रेजेंटेशन दिया। वो आधे घंटे की मीटिंग 6 घंटे चली, और 6 घंटे के बाद में उन्होंने ये पूछना शुरू किया कि इसमें और क्या कर सकते हो। तो न केवल आधार वहाँ से चालू हुई, बल्कि आधार का क्या क्या उपयोग किया जा सकता है, ऐसी बड़ी योजना उन्होंने बनाई। और तो ये मैं आपको बताना चाहिए कि निर्णय लेने की तो ऐसा नहीं था कि वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था पार्टी का कि हम आधार के खिलाफ है। हो सकता है कि उसमें से कोई चीज़ें के खिलाफ होंगे, लेकिन उसको बदलाव करते हुए उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इतना बड़ा उपयोग किया कि आज के दिन में करोड़ों लोगों के खाते में एक क्लिक ऑफ द बटन से पैसे सीधे चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा आधार, जनधन और ये दोनों चीज़ मिला, परिवर्तन है, ये दोनों तो चीज़ को सचमुच मिला है, लें दिखता है तो बड़ा आप परिवर्तन। ये देखिए कि डिलीवरी मैकेनिज्म कितना। और मोदी जी ने कई बार कहा भी है जी। कि हम कोई अलग चीज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम अलग तरीके से करते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है वो अलग है, स्केल अलग है और स्पीड भी अलग है, और उनकी टीम को भी ये चीज़ मालूम है। तो ये मैं तो कहता हूँ कि 75 वर्ष तो अभी हुए हैं, लेकिन 2047 के लिए उन्होंने एक गाड़ी को पटरी पे ला के रख दिया है। चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, ये गाड़ी अब मेरे को लगता है कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करके रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो बार बार ये चर्चा की जाती है लोकतांत्रिक व्यक्तित्व का, मुझे लगता है कि मोदी जी का व्यक्तित्व बिल्कुल सर्वग्राही और लोकतांत्रिक है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। यदि उनके राजनीतिक करियर को आप देखें कि किस तरीके से जहां मोदी जी ने एंट्री किया जी, और वहाँ लोकतंत्र को पहले थोड़ा सा हम लोग, लोकतंत्र का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? कई बार लगता है कि हम सिर्फ संरचनाओं से लोकतंत्र का मतलब लगा लेते हैं कि भाई जहाँ वोटिंग हो, लोग अपने अपने विचार को कहते हो, जिसमें मेजॉरिटी हो, वही लोकतंत्र। लोकतंत्र यही नहीं है। और भारत में तो लोकतंत्र की जड़ें और भी गहरी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हम लोग कहते हैं इट्स अ लाइफ स्टाइल। और भारत तो इसीलिए इतना एनरिच कर पाया, और हजारों सालों की संस्कृति हम लोग आज भी समेटे हुए जिंदा हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसकी वजह हमारी लोकतांत्रिक लाइफ स्टाइल ही रही कि आप दूसरे को सुन सकें। और उसको यदि हम उनके लीडरशिप से जोड़ते हैं तो आप देखिए कि गुजरात में पहली बार उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया और 2/3 बहुमत से पहली बार सरकार बनी। जहां भाजपा अन्य राज्यों में संघर्षरत रहती थी कि हमारा, इवन गुजरात में ही मोदी जी उससे पहले ही वहां जब संगठन मंत्री बने तो मेहनत किए और उन्होंने वहां चेंजेस लाए, केशुभाई पटेल को लाए, लेकिन जब उनके नेतृत्व में लड़ा गया तब वहां चेंज हम देखते हैं। बीजेपी वैसे ही सेंटर में यदि आप तुलना करिए कि किस तरीके से पूरे देश में पहली बार वो 32% वो 2014 में लाए। उस समय की जो सीटें थी हमको लगता है 282 था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा इलेक्शन लाए उसमें 300 के आसपास की सीटें आई। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, 37%। तो हम ऐसा कह सकते